क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी विज्ञान का ये 5वां चैप्टर है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि भौतिक परिवर्तन कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कौन से होते हैं। तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, इसको ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में 5वां चैप्टर है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं किसी क्या क्या चीजें होती है जिनका भौतिक परिवर्तन होता है, और ऐसी क्या चीजें होती है इनका रासायनिक परिवर्तन होता है, और ये क्या होते हैं, इनके मूल चीजें क्या है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ इस एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा कमेंट करके पूछेगा, ठीक है। और लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है कि दैनिक जीवन में हम अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय जो है बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन होता है, क्योंकि शक्कर जो है जब पानी में मिल जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है, उसे हम विलयन कहते हैं। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन होता है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। तो क्या ये परिवर्तन रासायनिक है या भौतिक है, इसी को हमें जानकारी रखना है। आगे लिखा है जो है खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है अभी आगे बताएगा। लिखा है कि ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो याद रखना, जैसे अगर पूछा जाए कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं, तो इसके अलावा भौतिक परिवर्तन आप ये लिस्ट देख सकते हैं। इसमें बर्फ का गलना, जल का हिमीकरण होना, जल का उबलना, भाप का संग्रहण होना, ठीक है। इसके अलावा जो है विद्युत बल्ब का चमकना, कांच का गिलास का टूटना, ये सब परिवर्तन कैसे परिवर्तन है, सब भौतिक परिवर्तन होते हैं। और भौतिक परिवर्तन में याद रखिएगा जो सबसे मूल चीज ये है कि भौतिक परिवर्तन, जो चीज परिवर्तन होता है पुनः उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे बर्फ जो है अगर जम करके वो पिघल करके पानी बन जाती है तो पानी फिर जम करके बर्फ बन जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरे को पूर्ति मतलब वापस उसी रूप में आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और जिसका एक बार रासायनिक परिवर्तन मतलब वो हो गया जिसका एक बार परिवर्तन हो गया दोबारा उसी रूप में ना आने पाए, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज का जलना, ठीक है, कागज का जो जलना होता है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। जैसे प्लास्टिक का जलना, ठीक है, या फिर दूध का दही में बनना, भोजन का पकना, सब्जी का उबालना, ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन की भी लिस्ट ये आपको दे दी गई है, इसको पूरा देख लीजिएगा। तो ये रासायनिक परिवर्तन है और ये आपका जो है भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके जो है इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे, और व्यापक रूप से परिवर्तन को जो दो प्रकार के होते हैं वो है आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे। तो लिखा है कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। जैसा ऊपर बताया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में ये काटा गया है, ठीक है। पहले एक कागज को क्या किया इन्होंने, 4 भागों में बांटा है, ठीक है। इसके बाद जो है एक को भी 4 भागों में बांट दिया गया। तो उसी के बारे में अब यहाँ क्या कह रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है इन टुकड़ों को जो है फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़ करके कागज के टुकड़े का मूल आकार ले लें। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है गया कि उसको दोबारा हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है, तो कागज के गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। आगे लिखा है अपनी कक्षा के चॉक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर लें, अथवा चाक के एक जो है छोटे टुकड़े का चूर पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिला करके पेस्ट बना लें। इसे चाक के आकार में बेल कर सूखने दें। क्या आप जो है चाक की चूर से फिर चाक बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे लिखा है कांच या प्लास्टिक के जो है कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। बर्फ को थोड़े से भाग के पिघलने तक जो है बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमीकरण मतलब मिश्रण बर्फ और नमक में रखें। क्या जल फिर से कठोर बन जाएगा? तो बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो
जल का बर्फ में बनना है, ये कैसा परिवर्तन है? तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। आगे लिखा है क्रियाकलाप 5.4 में एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती हुई दिखाई देगी? तो इसका मतलब जल गैस में बदल रहा है। तो ये भी क्या परिवर्तन है? ये भी परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। जल का गैस में बदलना और पुनः जो है गैस का द्रव अवस्था में बदलना बारिश के रूप में, ये भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। आगे लिखा है कि जो है बर्तन की भीतरी सतह को देखिए, क्या आपको वहां के जल की कोई बूंद दिखाई देती है? तो जाहिर सी बात है, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को जो है चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अग्र भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट तक जो है प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल वो लाल हो जाएगा, और जब उसको हम ठंडा कर देंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा? वो अपने रूप में बदल जाएगा। ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद जो है अग्रभाग को पुनः देखिए तो उसे बदल जाएगा। तो इससे परिवर्तन क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या आपका जो है पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 5.2 में आपने देखा कि कागज और चाक के जो है साइज में कोई जो है जो परिवर्तन हुआ है, वो कैसा परिवर्तन हुआ है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पदार्थ के आकार, आमाप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है और भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः जो है उत्क्रमणीय होता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था में पुनः वापस लौट आता है। अब आगे लिखा हुआ है, अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करेंगे। वो है आपका कौन सा? तो आपका रासायनिक परिवर्तन। तो लिखा है लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। तो लोहे का जो जंग में परिवर्तन है वो कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दें तो इस पर जो है भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की जो है बेंच, लोहे की लगभग हर कोई वस्तु जो खुले में रखी जाती है में जंग लग जाती है। ये भी याद रखना, अगर लोहे में जंग लग जाती है तो अगर पूछा जाए कि लोहे में जंग लगने पर लोहे का भार जो होता है वो घटता या बढ़ता है? तो बढ़ता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है आपने देखा होगा कि घर में रखी कुर्सी, हथौड़ा आदि जो वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग जो है लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होता है जिस पर यह लगती है। तो याद रखना, लोहे पर अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ऑक्साइड बन जाता है लो ऑक्साइड, तो उसे क्या कहते हैं? हम जंग कहते हैं। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करें जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। तो याद रखना, लोहे में जो जंग लगना यह कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे खुले में जो भी चीजें रखी जाती हैं और लगातार बारिश होती है तो देखिए आप जितने भी लोहे की चीजें रखी गई हैं सब में देखिए यहाँ पर जंग लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो एक जंग लगना भी एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, आगे लिखा है मैग्नीशियम के जलते हुए, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का जलना भी क्या कहलाता है? एक जो है रासायनिक परिवर्तन है। तो मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को कहिए जो है इसे सावधानी थोड़ा बनाए रखें। आगे लिखा है मैग्नीशियम की पतली परत, फीता अथवा तार, अगर मैग्नीशियम का कोई तार है का टुकड़ा लीजिए, उसके सिरे को जो है रेग माल से साफ कीजिए। ठीक है, और सिरे को मोमबत्ती के लौह के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत सफेद प्रकाश देती है, जलते हुए वह जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाता है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? ठीक है, बिल्कुल है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसा परिवर्तन हो गया? तो ये परिवर्तन भी हो गया रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, ध्यान दें, यदि यहाँ लिखी समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है, इस प्रकार के समीकरणों में जो है तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और न ही इस पे छात्रों से अपेक्षित है। मतलब यहाँ पे कुछ जो उन्होंने चीजें बता दी जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो।
आगे लिखा है भस्म को एकत्रित करके उसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए, मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए, मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या जो है ये मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देगा? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देगा? इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस प्रकार में वर्गीकृत करेंगे, अम्लीय अथवा क्षारीय? तो ये क्या हो जाएगा, ये सब क्षारीय हो जाएंगे। ठीक है। आगे लिखा है जो भस्म को जो है जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरणों द्वारा बताया गया। कैसे? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल मिला देंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, क्षार हो जाएगा। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है जैसा कि आपने अध्याय 4 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक होता है। ठीक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम के जलने से क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ, अच्छे से याद रखना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी गई है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। आगे लिखा है शिक्षक द्वारा जो है निर्देशित किए जाने के लिए क्या है, तो कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट नीला थोथा घोल दीजिए। अब आपसे ये भी पता चल गया कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है, ये आपका कॉपर सल्फेट है। इस विलयन में जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए, आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परखनली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का जो है छोटा सा नमूना बचा लीजिए और शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए गए चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक परीक्षण कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए, क्या इसकी तुलना अलग की जा सकती है, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको बदलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है। क्या जो है आपको विलयन के में कोई रंग परिवर्तन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक नीला हो गया, एक जो है आपका हल्का सा हरा हो गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। तो लिखा है कि जो कील या ब्लेड को बाहर निकाल लीजिए, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखता है? तो आप देख सकते हैं बिल्कुल परिवर्तन दिखेगा। बिल्कुल ये जो है कैसा हो जाएगा, तो ये भूरे कलर का हो जाएगा, जैसे लगेगा इसमें जंग लगा हुआ है। आगे लिखा है आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वह कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होते हैं और विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए जो है क्या हो जाता है, तो एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने का कारण होता है। तो आयरन सल्फेट जब बन जाता है तो भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की कील पर भूरा जो है निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। ठीक है। जो एक अन्य नया पदार्थ है, हम इस अभिक्रिया को निम्नलिखित जो है प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो सल्फेट जो है कॉपर सल्फेट विलयन को लें, नीला थोथा मिलाएं, लोहा प्लस मिला दें उसमें, तो आयरन सल्फेट विलयन हो जाएगा हरे कलर का और कॉपर भूरा निक्षेप हो जाएगा। ठीक है। आगे आते हैं क्रियाकलाप 5.8 में क्या कह रहे हैं। लिखा है कि किसी परख नली में लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। तो सिरका क्या है, ये सिरका अम्ल होता है। ठीक है। आगे लिखा है इसमें जो है चुटकी भर खाने का सोडा डालिए, आपको एक जो है बुदबुदा हट की ध्वनि आपको सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलने दिखाई देंगे। इस गैस को 5.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी इसमें गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि बताई भी गई थी। ठीक है। आगे लिखा है चूने के पानी में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ देख सकते हैं, ये आपका देख सकते हैं, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड की है। ठीक है। ये आपका सिरका और खाने का सोडा मिला दिया गया और चूने का पानी यहाँ है। तो याद रखना चूने के पानी इसमें जब क्या होगा, सारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता हुआ जाने लगेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा भी है कि जो है चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है। तो परखनली में परिवर्तन निम्न प्रकार से होगा। पहले सिरका या एसिटिक अम्ल खाने का सोडा मिला दिया गया, यहाँ देख सकते हैं, और जो है सोडियम जो है क्या बन गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट बन गया, और फिर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और फिर अन्य पदार्थ जो हैं वो जो क्या हो जाएंगे, वो रिलीज होने लगेंगे। ठीक है। आगे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच जो है अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस जल, तो ये परिवर्तन होता है। अब आप इसको अच्छे से याद रखना, ये सब परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि इसमें नए नए पदार्थ बन रहे हैं। आगे लिखा है
जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी गई है। अगर पूछा जाए कि चूने का जो पानी होता है अगर उसमें कार्बन मिला दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट ही चूने जो चूना होता है उसका रासायनिक नाम होता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का जो है मानक परीक्षण होता है। तो अगर कहीं कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, इसका परीक्षण भी चूने के पानी से लगाया जा सकता है। अब ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे लिखा है, आप इसका उपयोग क्लास 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम जो है श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। आगे लिखा है कि क्रियाकलाप 5.6 से 5.8 में आपने देखा कि जो प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बने हैं। क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलने पर बनने वाले भस्म एक नया पदार्थ बना है। आगे है क्रियाकलाप 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया के साथ से आयरन सल्फेट और कॉपर बने हुए हैं। ये दोनों नए पदार्थ हैं। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया है। क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के लोहे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, जिसे चूने के पानी को दूधिया कर दिया है। क्या जो है आप इन जो अभिक्रिया में बनने वाले जो नए पदार्थ बने हैं आप उनको देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा परिवर्तन है, तो सब रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है? वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन। अब आपसे पूछा जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन से उदाहरण हैं, तो याद रखिएगा, यही आपको इंपॉर्टेंट है। जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का जो है ट्विंडन आदि सड़ना, उसका विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के उदाहरण होते हैं। औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का जो है क्या होता है, एक भाग होता है। ठीक है। आगे लिखा है उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जकों, ठीक है, वो रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही की गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे लिखा है कि हमने देखा है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं और नए उत्पादों या पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। क्या क्या? तो ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निमुक्त बाहर निकलना अथवा उसका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, ये भी जो है क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ठीक है, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। आइए जो है अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर विचार करते हैं। तो लिखा है, आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है और जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। अब आपको इतना चीजें ये भी मालूम चल गया कि रासायनिक परिवर्तन के और क्या क्या उदाहरण है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना, ये सब भी रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण है। आगे लिखा है, पटाखों का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। अब पूछा जाएगा कि जो पटाखों में विस्फोट होता है वो क्या है, तो भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती है। तो एक नया पदार्थ उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, ऊष्मा भी उत्पन्न हुई, प्रकाश भी उत्पन्न हुआ, ध्वनि भी उत्पन्न हुई और अरुचिकर गैसें भी उत्पन्न हुई, जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसीलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है। आगे लिखा है, जब भोजन सामग्री जो है बासी हो जाती है, जो भोजन हमारा बनता है जब वो खराब, मतलब कि काफी पुराना, काफी क्या कहते हैं कि लेट हो जाता है खाने में, तो बासी कहते हैं उसको, अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें जो है दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो खाने का खराब होना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे लिखा है यहाँ पे, संभवतया आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के बाद तत्काल न खाया लिया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग
में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक रखिए, तो छोड़ देने पर आप देखेंगे तो उसका रंग बदल जाता है। तो इसको जो रंग बदल गया वो भी किसका परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो सेब का काटना भी या किसी जो है वो क्या मान लिया जाएगा? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण मान लीजिएगा। और भी कई फल ऐसे हो सकते हैं। आगे उदाहरण भी एक और दिया गया है, लिखा है इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ करिए। प्रत्येक जो है ऐसे प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है? हैं, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है। तो आलू का परिवर्तन या बैगन में जो टुकड़े का परिवर्तन हो रहा है वो भी क्या है? एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही होता है। ठीक है, आगे लिखा है अध्याय 4 में आपने अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर के उदासीन किया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उससे एक नया जो है पदार्थ बनता है। अब आते हैं लोहे में जंग लगना। तो लिखा है आइए हम जो है जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उसे नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल बनाने में, जहाज बनाने में, कार बनाने में, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। ठीक है, जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित तरीके से समीकरण में व्यक्त किया गया है। जैसे लोहा होता है तो उसमें ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो वायु या जो है वायु के माध्यम से या जल के माध्यम से, तो और जो जंग लगता है उसे हम क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो आप पूछा जाएगा कि जंग का रासायनिक नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो इसको एक सेंटेंस बना करके आपसे पूछा जा सकता है। आगे लिखा है वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अथवा अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर वायु में आर्द्रता ज्यादा होगी तो जंग अधिक लगेगा और वायु शुष्क होगी तो जंग कम लगेगा। आगे लिखा है हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तु को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय यह है कि पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ा दी जाए। तो याद रखना जो लोहे पे पेंट किया जाता है और या ग्रीस लगाई जाती है जिससे जंग नहीं लगती है। ठीक है, तो वो जंग लगने से बचत करता है। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर जो है नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उसमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम जो है क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जो उस पर परत चढ़ाते हैं, किस पर? लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाते हैं तो उसको इसी नाम जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और याद रखना जो जिंक होता है इसी को हम सयद कहते हैं, सयद लेपन भी कहते हैं हिंदी में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे लिखा है अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग में होने वाले लोहे के पाइप जो है सयद लेपित होते हैं जिससे उसमें जंग नहीं लगती है, इसीलिए उसमें जो है जिंक लगे होते हैं। आगे लिखा है क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अब आपको यहाँ नया कॉन्सेप्ट मिला कि अगर पूछा जाए कि अगर समुद्र का जल में ज़्यादा जंग लगेगा या फिर किसमें फ्रेश वाटर में, तो समुद्र वाले में ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि याद रखना जो लवण युक्त जल होता है उसमें जंग लगने की दर काफ़ी तेज हो जाती है। तो आपको एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ मिला, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगाने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जंग न लगने पाए। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाले कुछ अन्य आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जंग लगता है। जैसे घर बनाते हैं तो उससे जो छड़ें होती हैं या पुल बनाते हैं तो उससे भी जो है बहुत सारे लोहों का क्षति होती है। आगे लिखा है स्टेनलेस स्टील। तो जंग याद रखना जो जंग लगता है उसको अगर हम जंग रोधी कर दें, मतलब जंग हटाने वाला काम कर दें, तो उससे हम क्या कहते हैं? स्टेनलेस स्टील। लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकेल और मैंगनीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या करते हैं, तो कार्बन, लोहे में क्या मिलाते हैं? कार्बन,
क्रोमियम, निकेल और मैग्नीशियम, ये 4 चीज़ें मिला करके तब हम स्टेनलेस स्टील तैयार करते हैं जिसमें जंग नहीं लगती है। तो 4 धातुओं के नाम अच्छे से याद रखना। ऐसी धातुओं को मिला करके बनाया जाता है, इसमें जंग नहीं लगती है। तो याद रखना स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है, इसमें 4 चीज़ें याद रखना। क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्लास 6 में आपने पढ़ा कि साधारण नमक लवण को समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो साधारण नमक होता है उसको जब समुद्र का जल वाष्पीकृत हो जाता है तो जो बच जाता है वही नमक हमें मिलता है। लिखा है इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। मतलब जो समुद्री नमक होता है वो शुद्ध नहीं होता है। उसको शुद्ध करने के लिए उसको जो है और हानिकारक पदार्थों को क्या करते हैं, उसे निकाल देते हैं नमक से। लिखा है इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण होता है, ये भी याद रखना। तो याद रखना किसी पदार्थ का, जैसे नमक से जो हम शुद्धियों को जो निकालते हैं, जो अशुद्धियां निकल जाती हैं उन्हें हम क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा निकालते हैं और इस परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, आगे यहाँ लिखा हुआ है सावधानी, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें, जल को उबालते समय सतर्क रहें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि जो है किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए। जब तक जल जो है उबलना आरंभ ना कर दे तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मतलब चलाते हुए मिलाइए। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घुलना मतलब आरंभ संभव ना हो जाए। ठीक है, विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाता है तो उसे हिला डुला करके या अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देंगे? बिल्कुल दिखाई देंगे। ठीक है, यदि नहीं तो कुछ समय और प्रतीक्षा कीजिए, बिल्कुल वो एक क्रिस्टल अलग अलग हो जाएंगे। आगे लिखा है आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का मतलब प्रयास कीजिए, तो आप ये पहचान कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके पास भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण आपके पास मौजूद हैं। यहाँ कुछ नोट्स बनाया गया है, मतलब नोट्स के रूप में है कि परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं और ये परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय हो सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अथवा अवस्था में लाया जा सकता है, जैसे जल। ठीक है, तो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के द्वारा ही जल को क्या कर सकते हैं, हम एक नया विलयन में बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ एक लिखा है, क्वेश्चन पढ़ा है कि निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। तो पहला है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण कैसा परिवर्तन है? तो याद रखना ये रासायनिक परिवर्तन है। किससे? क्योंकि इससे एक नया जो है पदार्थ बनता है। जल में शक्कर को घोलना भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना जो है, तो मोम पिघल जाएगी, तो याद रखना मोम जो पिघल रही है दोबारा मोम बन सकती है। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसका पतला जो है बना देना, ये भी क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके बाद है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसे सही करके लिखिए। जैसे लिखा है लकड़ी के जो है लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। नहीं, ये एक भौतिक परिवर्तन है। जो है अगला है पत्तियों से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं, एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे जिंक का लेपित लोहे के पाइपों में आसानी से जंग नहीं लगती है, तो याद रखना नहीं लगती है, ये भी बिल्कुल सत्य है। लोहे और जंग एक ही पदार्थ हैं? नहीं, दोनों अलग अलग हैं, असत्य है ये। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बिल्कुल सही है, भौतिक परिवर्तन होता है, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो है और बाकी मैंने क्वेश्चन सारा करा दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक
इम्पोर्टेंट चीज़ और लिखा है कि आप जानते हैं कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ यहाँ दिखाया गया है। 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 किलोग्राम से अधिक है। इसे जो है 1600 वर्ष पूर्व अधिक समय पहले बनवाया गया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। ठीक है, इतने वर्षों से भी इस पर जंग नहीं लगती है। मतलब ये हुआ कि ये खुले आसमान के नीचे फिर भी जंग क्यों नहीं लग रही है, और 1600 वर्ष पुराना है। इसके जंग रोधक गुण और इसके माप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि जो है अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था। आप इस लोहे की जो है स्तंभ से लगा सकते हैं जिसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। तो इस एनसीईआरटी में के चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है। भौतिक रासायनिक परिवर्तन, वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा। लगातार वीडियो आपको मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।